हेलो ऑल, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो यूवी को। मेरा आपसे चैलेंज है, इस वीडियो के बाद आपका हिस्ट्री का फेयर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन टॉपिक है कि इतिहास क्या है और इसे समझने में हमें क्यों परेशानी होती है। हर एक बच्चे को इतिहास समझने में परेशानी होती है, पर आज की वीडियो के बाद भरोसा करो, आज की वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि इतिहास कैसे कैसे बना, क्या वैदिक परंपराएं थी, धर्म, रिवाज, पत्थर, शिकार और मानव असभ्य से सभ्य कैसे बना। इस वीडियो के बाद आप सब समझ जाओगे और आप कोई भी बुक उठाओगे वो आपको आसानी से समझ में आने लगेगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आपको इतिहास समझाना। आप चाहे फिर किसी भी क्लास की बुक उठाना, सब में आपको इतिहास सेम मिलेगा। इस वीडियो से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और प्राचीन काल के इतिहास से अब तक के इतिहास में क्या समानताएं मिलती है। इस वीडियो के द्वारा मेरा आपको समझाने का प्रयास ये रहेगा कि इतिहास क्यों इतना ज़रूरी है और हर क्लास में इसको क्यों पढ़ाया जाता है। इसको एक स्टोरी के तरीके समझते हैं, ठीक है। इस इतिहास की शुरुआत विश्व के बनने के साथ ही शुरू हो जाती है और इतिहास केवल मानवों के साथ जोड़ा जाता है। अगर हम किसी जीव के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो वो जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, ना कि इतिहास के अंतर्गत। इसलिए इतिहास को मानव के साथ ही जोड़ा जाता है और इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा है। पुरापाषाण काल यानी पुराना का युग, मध्यपाषाण काल यानी बीच का और नवपाषाण काल यानी नया। पर हम उसको इतनी बारीकी से नहीं समझेंगे क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि इतिहास मानव के जीवन से जुड़ा है और ये कैसे बना। जैसे इसको कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण के तौर पर कृषि का जन्म कैसे हुआ। कहा जाता है कि मेहरगढ़ वर्तमान के पाकिस्तान में कृषि का जन्म हुआ। सबसे पहले कृषि वहीं पाई गई थी और फलस्वरूप उसके बाद अगर हम देखें तो कानून व्यवस्था कहाँ से बनी, सेनाएं कहाँ से आई, राज्य की व्यवस्था कहाँ से आई और ऐसी की वैदिक परंपराएं, ईश्वर के चिंतन मनन कैसे होने लगा, ये सब हम समझने का प्रयास करते हैं। जो हम मोटी तौर पर हिस्ट्री की बुकें उठाते हैं वो एकदम पढ़ते जाते हैं, रट्टा मारते हुए, बिल्कुल समझ में नहीं आता। इस वीडियो के बाद आप सीक्वेंस से समझते जाइए कैसे कैसे इंसान का विकास हुआ और वही सारी तकनीकों को बनाता गया। शुरू करते हैं टॉपिक, हम शुरू करते हैं आरंभिक मानव यानी मानव के इतिहास। मानव के इतिहास से जब मानव इस दुनिया पे आया था। आरंभिक मानव भोजन के लिए शिकार करता था, ये सबको पता है। वह कंदमूल यानी फल फ्रूट पर निर्भर रहता था। कॉमन बात है, उस समय कोई जॉब देने वाला नहीं होता। कॉमन सेंस है, उस समय कोई जॉब देने वाला नहीं होगा, ना ही कोई बिजनेस होगा, ना ही कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। अपना पेट पालने के लिए वह शिकार पे निर्भर रहेगी क्योंकि इतना सभ्यता नहीं थे, ना ही दिमाग इतना विकसित हुआ था। इसलिए जो उन्हें खाने के लिए दिखता था, पेट भरने के लिए, वो ये करते थे। तो यहाँ से एक बात और साफ होती है कि मांसाहारी और शाकाहारी ये सब एक दिमाग की उपज है। परिस्थितियों के अनुसार जो मिल जाए खाने योग्य उसे खा लेना चाहिए। ये आरंभिक मानव हमें समझाते हैं और यही इतिहास पढ़ने का फायदा होता है कि अपनी पुरानी गलतियों से हम क्या क्या सीखें। और यही भोजन की लालसा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मजबूर करती थी, इसलिए उन्हें खानाबदोश कहा जाता था। खानाबदोश का अर्थ होता है खाना ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का इंडिया में काम नहीं चलता, वो काम के लिए अमेरिका जाता है या दुबई जाता है, ऐसी कंट्रियों में जाता है। इसी प्रकार से ये भी खाने की तलाश में जगह जगह भटकते थे। और इसलिए जब इतिहासकार खुदाई करते थे तो अफ्रीका में पाए गए फोसल और अमेरिका में पाए गए फोसल में काफ़ी समानताएं मिलती थी। अमूमन ये भी कहा जाता था कि उनके आपस में रिश्ते होते थे, अर्थात वे भाई भाई भी होते थे। जब हम अब समय की सुई को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आरंभिक मानव जो पूर्ण रूप से शिकार के ऊपर और फलों के ऊपर निर्भर था, वो एकदम कृषि व्यवस्था के ऊपर कैसे ट्रांसफर हो गया। देखो इसे गौर से सुनना, मेरे पास कोई ऑन रिकॉर्डिंग नहीं, वीडियो एक थ्योरी है जो मैंने टीचरों से सुनी है। अब टीचर सुनिए, अब तक जो मैंने पढ़ा है और समझा और टीचरों से समझा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो प्रकृति का नियम है, जब मेल और फीमेल पास में आते हैं तो बच्चे का जन्म होता है। ये प्रकृति का नियम है, उसके बिना बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट व्यवस्था में होगी, मतलब प्रेग्नेंट होगी, तब वह शिकार करने तो जा नहीं सकते, वो गुफा में रहती होगी। तब आपने देखा हो कोई खंडर जगह होती है, वहाँ पे नमी हो जाती है तो वहाँ पे पेड़ पौधे उगने लगते हैं धीरे धीरे। तो यही मेरी थ्योरी कहती है कि शायद उस वक्त मेहरगढ़ की गुफा में जो औरत होगी उसने ये फल पौधे उगते हुए देखा होगा और तभी उसको निकाल के थोड़ा सा खाया होगा, तब उसको स्वाद और चीज़ों से अलग लगा होगा। और इस तरीके से कृषि व्यवस्था धीरे धीरे शुरू होने लगी और मानव के जीवन में आने लगी। तब एक असभ्य मानव
एक सभ्य जिंदगी की ओर बढ़ने लगा। अब जब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो कृषि होने लगी, फिर लोग भटकने की जगह एक स्थान पर रहना पसंद करने लगे, और जब एक स्थान पर निवेश बना तो फिर रहने के स्थान में परिवर्तन आने लगा, जहां गुफाओं से निकलकर घरों की ओर रुझान बढ़ा और धीरे धीरे एक मकान से अनेक मकान बनते रहे। इस प्रकार निर्माण हुआ समुदाय। और आप सभी ये अच्छे से जानते होंगे, जहां लोगों की संख्या अधिक होती है, आपसी झगड़े और गैर कानूनी चीजें भी आदि बढ़ने लगती है। तो इसे रोकने के लिए शायद, जैसे आपने देखा होगा, कोई गांव या गली मोहल्ले में कई सारे लोग रहते हैं, उनके बीच में झगड़ा होने लगता है, तो 4-5 बंदों के बीच में उन झगड़ों को सुलझाने के लिए एक बंदा आता है और उसको हम मुखिया के नाम से जानने लगते हैं। तो यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उन झगड़ों को, ये गैर कानूनी चीजों को रोकने के लिए एक मुखिया की भूमिका ने जन्म लिया होगा, और इस प्रकार से लोगों के बीच शासक व शासन की कल्पना का निर्माण हुआ होगा। समय के साथ जब समुदायों की जनसंख्या भी बढ़ने लगी तो वे समुदाय का नाम गांव पड़ने लगा, और इस प्रकार से गांव व कस्बे ने जन्म लेना शुरू कर दिया। गांवों में जगह जगह मुख्य व्यवस्था स्थापित होने लगी। अब समय के साथ जब हम अपनी कल्पना को आगे बढ़ाते हैं तो अवश्य ही गांव का विस्तार हुआ होगा, जिसका नाम हम जनपद से जानते हैं, और ये जनपद आगे चल के महाजनपद के नाम से विस्तृत हुए, क्योंकि कई जनपद मिलके महाजनपद बनाते हैं, और जनपद तो आज भी यूपी या बिहार में मिलते हैं। अब बढ़ते हैं हम तीसरे अपने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की ओर कि भाई कर व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजा शासन और आदि के विकसित व्यवस्था ने कैसे जन्म लेना शुरू करा। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कृषि के बाद कोई सवाल बनता है वो यही बनता है, और हिस्ट्री में हम सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि सैन्य व्यवस्था किसकी कैसी थी, शासन व्यवस्था क्या था, कर व्यवस्था कैसे बनी। तो हम इसको अगर सब इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं तो शायद ये यूँ हुआ होगा कि विश्व में जब जनसंख्या में बढ़ोतरी होने लगी तो लोगों की आवश्यकता भी बढ़ने लगी, जिससे जन्म हुआ लालच का। लोग अपनी आवश्यकताएं, जैसे रहने के लिए जमीन व खाने के लिए अनाज की आवश्यकता बढ़ने के लिए, अर्थात उनकी आवश्यकता पूर्ण होने लगी थी, पर उनके अंदर लालच ने जन्म ले लिया और वे दूसरों के गांवों पे या जनपदों पे या महाजनपदों पे हमला करना शुरू कर दिया। इसके लिए कुछ इस प्रकार हुआ होगा, जैसे हमारे मोहल्ले पे हमला होता है, कुछ भी होता है, तो हम 4 जने इकट्ठे होकर अपने मुखिया की ओर जाते हैं, और हमारा मुखिया सलाह देता है कि हमें अपने गांव का या अपने घरों का बचाव करने के लिए हमें भी हथियार उठाना होगा। इस प्रकार से जब उन लोगों ने वहां से हमला किया होगा तो इन्होंने भी अपने बचाव के लिए हमला शुरू कर दिया होगा, और इस प्रकार से जन्म होता है युद्ध भूमि का। युद्ध भूमि से मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार सेना ने जन्म ले लिया। अब मेरी बात को गौर से सुनना, अगर सेना आई है तो सेना का खर्च भी बढ़ेगा, यानी सेना का सिर्फ एकमात्र काम होगा सेवा करना और अपने राज्य को बचाना। अब एक गांव का मुखिया, अभी तक हम गांव के मुखिया को समझ चुके थे, गांव एक मुखिया की भूमिका कैसे उजागर हुई, परंतु मुखिया का काम केवल सिर्फ वो न्याय और कानून करना नहीं होता, उसका अपना भी पर्सनल काम होता है। इसलिए अब प्रजा को चाहिए था कि ऐसा व्यक्ति जो केवल सिर्फ यही काम कर सके कि गाँव या समुदाय या किसी गांव, समुदाय, जनपद को कैसे संभाल सके। केवल एक व्यक्ति ऐसा चाहिए था जो इन सबको संभाल सके, उसका यही काम होना चाहिए था। इसलिए इस प्रकार की भूमिका के लिए जो नाम उजागर हुआ था वो हो सकता है सरदार का। और अगर एक गांव एक बड़े पैमाने पर जनसंख्या में फैला और विकास हुआ तो उसको राज्य कहा गया, और एक राज्य के शासन व्यवस्था को संभालने वाले को राजा की उपाधि दी गई। जैसे एक साम्राज्य को संभालने वाले की उपाधि सम्राट से होती है, ऐसे एक राज्य को संभालने वाले की शासन व्यवस्था की उपाधि हम राजा के नाम से दी जाती है। तो इस प्रकार से हमारे सामने राजा की भूमिका उजागर हुई। और अब ये एरा, आप सोच रहे हो कहाँ पर चल रहा है, ये एरा चल रहा है उस समय का जब राजा व्यवस्था सामने आ चुकी थी, अर्थात हम सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब बढ़ते हम हिस्ट्री के उस सवाल की ओर इतिहास में कई बार हम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई गांव बर्बाद हो चुके हैं और लोग अपनी आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं। वो है कर व्यवस्था, एक टैक्स व्यवस्था। कैसे आई, क्या शुरू से ये इतनी खराब थी कि बस ले जाके थोप दो और शासन दिखलाओ, अपनी ताकत दिखलाओ, उनसे जबरन टैक्स ले लो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब राजा की भूमिका सामने आई तो राजा अपनी जेब से तो पैसे लेकर नहीं आया कि कहाँ से भरेगा, इसलिए वो जनता के ऊपर उसने टैक्स व्यवस्था लगाई। ये टैक्स शुरू में इतनी सरल थी कि इसे कोई भी दे सकता था। अपने अनाज, जैसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री की क्लास 12 की, आप हिस्ट्री की पहली बुक उठाओगे और उसके दूसरे
या तीसरे चैप्टर में जब मगध के बारे में बताया गया, वहाँ आप टैक्स व्यवस्था के बारे में पढ़ोगे तो उसके अंदर साफ बताया गया है कि शुरुआत में अनाज दिए जाते थे, चाहे कितना भी हो। व्यापारियों से थोड़ा अनाज लिया जाता था, जिसके पास होता था वो दे सकता था, जिसके पास नहीं हो सकता वो भेंट के तौर पर कुछ भी दे जाता था। और राजा के जन्मदिन पर भी भेंट मिलते थे, तो वहाँ से भी व्यवस्था कुछ आता था, सेना का खर्चा निकालता था। और अगर कोई बाढ़ आ गई, उन समस्या आ गई, तो उस सबका खर्चा ही टैक्स व्यवस्था से निकालता था। तो इस प्रकार से शुरू में बहुत असर थी। हम धीरे धीरे से जानते कि ये कितनी खराब हो चुकी गई। ईस्ट इंडियन कंपनी आई कि कैसे व्यापारी हुए, जमींदार हुए, जो जबरन टैक्स लेने लगे। बाद में बहुत खराब व्यवस्था हो गई। ये व्यवस्था अब भी इंडिया में कई विकसित देशों में नहीं, केवल विकासशील देशों में टैक्स व्यवस्था है। तो इस प्रकार से टैक्स व्यवस्था ने भारत में जन्म लिया। अब तक हम इतिहास में देख चुके हैं कि एक आरंभिक मानव जो केवल शिकार करना जानता था, देखा, मारा, खा लिया और सो गया, बस इतना ही उसका काम था। उस आरंभिक मानव से हम सभ्य मानव की ओर कैसे बढ़े, ये हम सबको देख चुके हैं कि न्याय व्यवस्था कैसे आई, कानून व्यवस्था कैसे आई, टैक्स व्यवस्था जो आज भी हम यूज़ करते हैं वो व्यवस्था कैसे लागू हुई, कर व्यवस्था। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ उसकी शारीरिक भूख खत्म हो गई, वहाँ से उसकी शुरू होती है मानसिक भूख। जैसे हम देखते हैं कि हम एक चीज़ खा चुके हैं तो हम दूसरी की ओर सोचने लगते हैं। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में हम देख चुके हैं कि वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट था। कृषि व्यवस्था भी थी, ठीक है, व्यापार व्यवस्था भी थी, अच्छे घर बने हुए थे, मकान थी, नाली व्यवस्था थी। पर अब सिंधु घाटी सभ्यता में हम ईश्वर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, बहुत कम मिलता हमें ईश्वर के बारे में पढ़ने के लिए। वहाँ पे खाली अगर हम पढ़ते तो राज्य के बारे में पढ़ते हैं कि पुरोहित होता था और उसकी ही मूर्ति मिलती थी पुरोहित की। अर्थात वही है कि एक राजा होता था और उसकी प्रजा केवल उसके ही मानती थी, क्या ये जो हमारा सब कुछ करता है। पर अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता से आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलती है वैदिक सभ्यता। तो यहीं से मैं कहना चाहता हूँ, जब इंसान की शारीरिक भूख खत्म हो जाती है तो उसकी मानसिक भूख शुरू होती है। समझ में आया नहीं आया कोई नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। जब मानव अपनी शारीरिक भूख खत्म कर चुका होता है तब, अर्थात मतलब उसका अनाज भी वो बना चुका, ठीक है, कृषि भी कर चुका, खेती भी कर चुका, व्यापार भी कर चुका, ये सारी प्रक्रिया खत्म कर चुका। अब यहाँ से शुरू होता है वो सोचने लगता है कि हम मरते हैं तो मरने के बाद जाते कहाँ हैं। अगर हम इस दुनिया में आए तो हम बनाने वाले भी कोई होगा, कोई धार्मिक नीतियाँ। इस प्रकार से हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सीधा आते हैं वैदिक सभ्यता के ऊपर। हिंदू काल के बाद हमें आगे के काल की जानकारी में वेदों के द्वारा ही मिलती है, क्योंकि किसी राजा ने तो छाप के रखी नहीं होगी किताब कि भाई ऐसा हुआ होगा और ले जाओ और पढ़ जाओ और बता दो अपने स्टूडेंट को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आगे के युग को हम जानने का प्रयास करते तो हम वेदों का ही सहारा लेते हैं। इसलिए हमने इस काल को वैदिक काल का नाम दिया था। मैंने नहीं, मैंने इतिहासकारों ने दिया था। और आगे के काल को, वैदिक काल के आगे काल को उत्तर वैदिक काल में बांट दिया गया। इतिहासकारों को भारत का इतिहास सिंधु के बाद वैदिक काल से अधिक मिला है। सिंधु सभ्यता में हम जो लिपि मिली है उससे पढ़ के निकाल सकते, पर वो अब तक पढ़ी नहीं गई। वो सब जानते हैं कि कैसे लिखी गई है, दाई से बाई की ओर लिखी गई है। बाकी हमें जो खोज मिले से उससे अंदाज लगाया गया हाँ कि ये बहुत पुरानी सभ्यता वैदिक काल से पहले की, वरना हम वैदिक काल से पुरानी मानते थे। परंतु वैदिक जो सभ्यता है ये अधिकतर ईश्वर के पास घूमती है, ईश्वर के आस पास ही घूमती रहती है। इसलिए हमें उस वैदिक सभ्यता में मिलता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में मिलता है, बहुत चीज़ों के बारे में मिलता है, अब पूर्ण भारत के बारे में नहीं समझने को मिलता उससे। पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें बुद्ध धर्म व जैन धर्म का उदय दिखता है। और ये भी एक रोचक बात है कि बुद्ध धर्म जैन धर्म का उदय भी भारत में हुआ है। ये कैसा हुआ, ये इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पूरा ये जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसको डीपली लेके जाऊँगा, ये भी ऊपर से आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए हिस्ट्री क्या है और ये कैसे बनती गई। मैं आपसे कह रहा हूँ बुद्ध धर्म जैन धर्म का उदय भारत में हुआ, ये कैसे हुआ, एक छोटा सा आपको गेट टुगेदर करवा देते हैं उससे। जब हिंदू सभ्यता के रीति रिवाज बहुत कठिन होने लगे थे, वर्ण व्यवस्था आने लगी, सती प्रथा आने लगी और ऐसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होने लगा, तो इसलिए ये सारे कर्मकांड को रोकने के लिए लोग इससे मतलब दूर होने लगे, कटने लगे। इस प्रकार से बुद्ध धर्म का उदय हुआ। और बुद्ध धर्म में ऐसे कोई रीति रिवाज इतने कठोर नहीं थे, इसलिए लोग अधिकतर बुद्ध धर्म की ओर रुझान होने लगा। और ऐसे जैन धर्म का भी उदय हुआ। पर मेरा भी आपको ये समझाने का टॉपिक नहीं है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि बुद्ध धर्म जैन धर्म में ज़्यादातर भारत के बारे में मिलता है। उसके त्रिपिटक में आप देखिए, उसमें बुद्ध धर्म के अंदर ही 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। भले 40 हो या 50 हो कितने भी, पर हमें सटीक जो मिलता है वो बुद्ध धर्म के उससे मिलता है कि यहाँ पे बताया गया कि 16 महाजनपद थे, उनके अंदर ऐसे था, कर्ण था, वज्जी था और भी कई 16 महाजनपद थे।
तो इस प्रकार से हमें सेटिंग मिलती है बुद्ध धर्म और जैन धर्म के उपनिवेश से, क्योंकि ये मौखिक रूप से लिखे भी गए थे। अब हम इस इतिहास में आगे की ओर बढ़ते हैं, समय को आगे की ओर ले आके देखते हैं, तो हमें दिखता गुप्त डायनेस्टी। इस काल में हमें स्वर्ण सिक्के के बारे में पता चला और यहाँ से हमें कई जानकारी मिलती है भारत के बारे में। और गुप्त काल के इतिहास के बाद के इतिहास से तो सभी रूबरू हुए, जिन्होंने हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी सबको पता होगा कि फिर भारत पढ़ा होगा कि भक्ति परंपराएं आने लगी, सूफी परंपराएं आने लगी, भारत में तुर्कों का आक्रमण होने लगा। इस प्रकार से मुसलमानों ने भारत में आना शुरू कर दिया, व्यापार शुरू हो गया मुसलमानों के द्वारा, और धीरे धीरे कई भारत के हिंदू मुसलमान बनने लगे। और फिर मुगल वंश आए, और उसके बाद जानते मुगल वंश आए, फिर जहांगीर के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी आया, व्यापार की करने आए, और उन्होंने फिर यहाँ पे कब्जा कर लिया। और फिर 1857 का विद्रोह हुआ, और फिर वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल के ब्रिटिश ने खुद अपना वर्चस्व इंडिया में बना लिया। फिर आज़ादी की लड़ाई हमने शुरू कर दी, 1947 में आज़ाद हो गए। फिर 1950 में संविधान लागू हो गया। अब 2023 में इंडिया ऐसा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और ये सारे चैप्टर में आपको डीपली पढ़ा हुआ, मैंने आपको गो थ्रू करवा दे कैसे कैसे इतिहास बना। शुरुआत में सारी मेन चीज़ें थी जो हर किसी को समझ में नहीं आती। अगर आपने वीडियो अच्छे से समझी होगी कि वो आपको आधा इतिहास तो यहीं से कंप्लीट हो गया होगा। बाकी अब जब मैं वीडियो लाऊंगा तो आप देखोगे कि मैंने एक बिल्कुल नए पैटर्न से पढ़ाने की शुरुआत की है। ऐसे नहीं थ्योरी लाया, एमसीक्यू लाया और करवा दिए और चले गए, बिल्कुल नहीं। आपको एक ही चीज़, आपके बस ये होता है ना, आपने कोई पिक्चर देखी हो, वो पिक्चर आपने कभी याद करी, उसको कोई टेस्ट दिया, एमसीक्यू लगाया, नहीं करा ना। बस आपको मैं खाली इमेज के थ्रू ही इतना पढ़वा दूँगा कि आपने वीडियो देखी, खत्म कहानी, दोबारा उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बने रहना मेरे साथ।